यार आप मेरी वीडियोस अगर पिछले लंबे समय से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बहुत जल्दी सामने वाले पर विश्वास कर लेता हूं, साथ ही उनके अंदर सिर्फ उनकी खूबियां ही देखता हूं। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता। आज के समय में लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने में देर नहीं लगाते। जी हाँ, आपको भी कभी ना कभी किसी ने बेवकूफ जरूर बनाया होगा। और आज मैं आपको ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में बताने वाला हूं। चिंता ना करें, मैं उसमें स्कैम 1992 को शामिल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले केसेस या स्कैम्स जिनके बारे में आज आप जानेंगे। और सबसे अंत वाला स्कैम तो ऐसा है जो आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन 1xBet के बारे में बताना चाहता हूं। 1xBet की एप्लीकेशन या वेबसाइट पे लाइव क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल, हॉकी और बाकी गेम्स के लाइव अपडेट्स 24/7 चलते रहते हैं। और इन मैचेस के थ्रू जीते गए पैसों को आप गूगल पे, फोन पे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन से विड्रॉ कर सकते हैं। 1xBet आपको देता है लकी विनर बनने का चांस, जिसमें आपको मिल सकता है iPhone 11, iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैश प्राइजेस भी काफी सारे विनर्स को मिल चुके हैं। ड्रॉ के रिजल्ट्स पे आप चेक कर सकते हैं कि वो टिकट नंबर जिनको फोन्स और कैश प्राइजेस मिले हैं पिछले कई महीनों में। अगला विड्रॉल जल्दी ही आ रहा है, तो जाइए अपना लक आजमाइए। 1xBet आपको देता है फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस। और अगर आप मेरे दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन करते हैं और मेरे प्रोमो कोड BET4दुनिया यूज करते हैं तो फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 100% की जगह 130% बोनस मिलेगा, अप टू 8,000 रुपीज। रजिस्ट्रेशन लिंक और ऐप डाउनलोडिंग लिंक आपको पिन कमेंट्स में दिख जाएगा, तो जाइए बेट लगाइए और अपना लक आजमाइए। आईफिल टावर फॉर सेल। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्कैम को रखने वाले इंसान के बारे में, जिसका नाम विक्टर लिस्टिक था। उसने अपने कैरियर की शुरुआत पैसा बनाने वाली मशीन से करी। उसने वो मशीन बनाई और लोगों को बेची। उसका कहना था कि मेरी बनाई हुई मशीन $100 के बिल्कुल असली नोट छाप सकती है। उसने ये मशीन बहुत बहुत महंगे दामों पर बेची। खरीदने वाला सोचता था कि वो इससे अपने भविष्य को सुधार लेगा और बहुत बहुत सारा पैसा छापेगा। उसने किसी भी खरीदने वाले इंसान को ये नहीं बताया कि इस मशीन की स्याही सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में खत्म हो जाएगी। जब तक इस बात का एहसास ग्राहकों को होता, तब तक विक्टर स्याही के भाव कई गुना तक बढ़ा चुका होता था। ऐसा सब करके विक्टर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, साथ ही बदनाम भी हो चुका था अपने जालसाजी वाले कामों की वजह से। लेकिन उसके लिए ये सब काम तो छोटे मोटे थे। असली काम जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाता है वो था आईफिल टावर को बेचना। जी हाँ, उसने आईफिल टावर को बेचा, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार अलग अलग इंसान को। ये सब शुरू हुआ सन 1985 में, जब उसे एक अखबार के सहारे पता चला कि आईफिल टावर की मरम्मत का काम शुरू होने वाला है। जिसके बाद उसने 6 कबाड़ियों को बुलाया, मतलब वो लोग जो लोहे को खरीदते थे, और खुद को उनके सामने एक सरकारी आदमी बताया। साथ ही उनको कहा कि सरकार अब इस आईफिल टावर को बेचना चाहती है, इसलिए उसे गिरवा रही है। 6 कबाड़ियों ने इसे खरीदने की बोली लगाई और उनमें से एक के साथ उसने डील फिक्स कर ली। कमाल की बात यह थी कि जिस कबाड़ी ने इस टावर को खरीदा था, उसने बतौर रिश्वत विक्टर को मोटा पैसा खिलाया था ताकि वो उसे ही ये टावर बेचे। लेकिन जब उस खरीदने वाले आदमी को सच्चाई पता लगी तो वो इतना शर्मसार हुआ कि उसने किसी को इस कांड के बारे में बताया तक नहीं। इस पूरे काम के सिर्फ 1 महीने बाद विक्टर फिर से पेरिस आया और उसने यही काम फिर से इसी तरीके से दोहराया। लेकिन जो दूसरा शिकार बना वो पुलिस में जाने की हिम्मत कर गया, जिसके बाद विक्टर को पकड़ लिया गया। लेकिन जो उसने स्कैम्स किए वो सच में बेहद कमाल के थे। एयरपोर्ट फॉर सेल। एक धोखेबाज इंसान बनने से पहले इमैनुअल नुआर्ड नाम का ये आदमी यूनियन बैंक ऑफ नाइजीरिया का डायरेक्टर हुआ करता था। वो ऐसी जगह नौकरी कर रहा था जिसे देखकर हर कोई उस पर विश्वास कर सकता था, और इसी बात का उसने बहुत तगड़ा फायदा उठाया। बात है सन 1995 की, जब उसने खुद को नाइजीरिया के एक और बहुत बड़े बैंक का डायरेक्टर घोषित किया। और ये पोस्ट लेकर वो ब्राजील के सागागुची बैंकों के डायरेक्टर के पास गया और उनसे एयरपोर्ट में पैसा लगाने को कहा। उसने कहा कि नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में जल्दी ही एक एयरपोर्ट बनने वाला है और मैं उस एयरपोर्ट में आपका पैसा लगवा सकता हूं, और इसके बदले आपको $10 मिलियन का कमीशन मुझे देना होगा। इस बात पर ब्राजील वाले डायरेक्टर ने पूरी तरह से विश्वास कर लिया और उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। ये पूरा स्कैम 1997 तक अनजान रहा, जब स्पेन के एक बैंक ने ब्राजील वाले बैंक के अंदर कुछ घपला होते हुए देखा। जब स्पेन वाले बैंक के अधिकारियों ने इसकी पूछताछ करना शुरू किया कि इतना पैसा आखिर बैंक से गया कहां
और अगर ऐसे कहीं पैसा जा रहा था तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई। इस पूरे केस को पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस की जांच में सामने आया कि ब्राजील वाले बैंक के डायरेक्टर ने नाइजीरिया वाले बैंक के डायरेक्टर यानी कि इमैनुअल नुआर्ड को 1995 से 1997 के बीच पूरे 242 मिलियन डॉलर्स बैंक से निकाल कर दिए थे, जिसके बदले नुआर्ड हमेशा ब्राजील वाले डायरेक्टर को ये प्रॉमिस करता कि जल्दी ही अबुजा में एयरपोर्ट बनेगा और जल्दी ही उसका काम शुरू भी होने वाला है, जबकि असल में ऐसा कोई एयरपोर्ट वहां बनने वाला नहीं था। आप खुद सोच कर देखिए, एक बैंक से बिना किसी जानकारी के 242 मिलियन डॉलर्स का घपला कर दिया गया। पोर्तुगल बैंक नोट। बात है सन 1924 की, जब एल्वस डोजरेज नाम के इस व्यक्ति को एक कंपनी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसने 54 दिनों तक जेल की हवा खाई, लेकिन उसने फिर भी चैन से बैठने का नहीं सोचा। जी हाँ, जिस काम की वजह से वो जेल गया था, उसने जेल में बैठकर भी उसी काम को और बढ़ाने के बारे में सोचा, और वो काम पोर्तुगल के इतिहास में इतना बड़ा बन गया कि उसे आज भी पोर्तुगल बैंक नोट अफेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वो जेल से बाहर आया, उसने तुरंत बैंको डे पोर्तुगल के साथ एक फेक समझौता किया कि वो उन्हें अपने बैंक का अधिकारी माने, जिसके बाद उसने एक लंदन की कंपनी जो कि पोर्तुगल वाले बैंक के लिए नोट छापा करती थी, उससे डील करी कि वो अब बैंक का अधिकारी है और उसके कहने पर वो नोट छापे। उसने उस कंपनी को कहा कि ये सारा पैसा बैंक के ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत छापा जा रहा है, लेकिन असल में तो एल्वस इस पूरे पैसे को अंगोला में लगाना चाहता था। अंगोला उस समय पोर्तुगल की एक बेहद छोटी सी कॉलोनी हुआ करती थी जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए लड़ रही थी। एल्वस के कहने पर उस लंदन की कंपनी ने 10,07,960 डॉलर्स को छापा, जिसे उस समय पोर्तुगल की अर्थव्यवस्था में घुमाया गया। जून 1925 में उसने बैंक ऑफ अंगोला के नाम से खुद का एक बैंक खोला। इसके अलावा उसने बैंक ऑफ पोर्तुगल में भी अपनी हिस्सेदारी लेने की सोची, ये सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना किया हुआ धोखा दुनिया से छुपा सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। बैंक ऑफ अंगोला ने लोगों को बहुत कम ब्याज दरों पर लोन देना शुरू कर दिया और यहीं से लोगों को इस बैंक पर शक हुआ। लोगों ने इसके बारे में सवाल उठाने शुरू कर दिए। इतना होते ही बैंक ऑफ पोर्तुगल ने इस बैंक की जांच करी और जो नोट बैंक ऑफ पोर्तुगल के पास थे, उसी सीरियल नंबर के नोट ही बैंक ऑफ अंगोला लोगों में बांट रहा था, जिसके बाद एल्वस का धोखा दुनिया के सामने आया और उस पर केस चला। 5 साल बाद उसे 20 सालों की सजा सुनाई गई। द रिपब्लिक ऑफ पायोस। क्या आपने कभी द सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक ऑफ पायोस के बारे में सुना है? मेरे ख्याल से आपने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना होगा और आपको कभी सुनाई देगा भी नहीं, क्योंकि ये वर्ड्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के दिमाग में घूमते हुए दिखाई दिए थे और लोगों को इन पर विश्वास दिलाने के लिए उसने लोगों के साथ खूब धोखा किया। बात है 1820 के दशक की। ग्रेगर मैकग्रेगर नाम का ये आदमी सच में एक बहुत ही अजीब पिता बनकर सामने आया। उसने अपनी तरफ से एक काल्पनिक देश बनाया, उसकी एक पूरी कहानी बनाई जिसका नाम उसने पायोस रखा, जो कि आज के समय में ब्लैक रिवर अमेरिका के पास मौजूद है। उसने अपने देश का क्षेत्रफल 80 लाख एकड़ का बताया और वो खुद इस देश का राजा है। उसने ये भी कहा कि उसका पायोस देश पूरा हरा भरा है, लेकिन उसके पास लोग नहीं है जो इस देश को चला सके। अब उसने लोगों को अपने देश के बारे में बताना शुरू किया और उसका देश चलाने को कहा, यहाँ तक कि उसने इसके लिए अखबारों तक में छपवा दिया और नेशनल मीडिया में अपने इंटरव्यूज तक दिए। अब आप शायद विश्वास न करें, पर उसने अपने देश से संबंधित 355 पेज की एक किताब भी लिख डाली थी। उसका धोखा अब इतना बड़ा बन चुका था और सच साबित होने लगा था कि उसने अपने देश में जमीन बेचनी शुरू कर दी और लोग अब एक सर्टिफिकेट के साथ जमीन खरीदने लगे। इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन उस समय उसने 2 लाख पाउंड कमा लिए थे, लेकिन उस समय 2 लाख पाउंड की कीमत बहुत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। यही काम करना उसने अपने बेटे को भी सिखाया। अब समय आ गया है कि थंबनेल के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसे आप देखकर ये वीडियो देखने आए हैं। जी हाँ, इसमें आपको बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। आप इसे गाड़ियां बोल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें वो गाड़ियां बोलता हूँ जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कोई गाड़ियों की मंडी है या फिर ये क्या है, तो चलिए इसके बारे में पता लगाते हैं अगले पॉइंट में, द मिरेकल कार स्कैम। ये पूरा स्कैम शुरू होता है एक आदमी से जिसका नाम रॉबर्ट गोमेज था, जिसने एक कहानी पूरी दुनिया में फैलाई। उसने कहा कि वो असल में जॉन बोवर्स नाम के शख्स का लड़का है, जो कि एक बहुत बड़ी फूड कंपनी के डायरेक्टर हैं। 3 साल बाद उसने एक चर्च में कहा कि जॉन के 411 मिलियन डॉलर्स के साम्राज्य में उसका भी हिस्सा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि उनके पिता अपनी 16 लग्जरी गाड़ियों को बेचने का प्लान बना रहे हैं और वो सभी गाड़ियां आपको फ्री में दी जाएंगी।
सिर्फ आपको 1000 से $1100 का कुछ शुल्क भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 1997 से 2002 तक गोमेज को लगभग 4000 लोगों ने वो शुल्क दिया, लेकिन जब लोगों ने अपने पैसों का हिसाब उससे मांगा तब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। ना ही वो जॉन बोवर्स का लड़का था, ना ही उसका $411 मिलियन में कोई हिस्सा था, और ना ही उसके पास 16 लग्जरी गाड़ियां मौजूद थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि 4000 का आंकड़ा बहुत कम है, बल्कि उसने तो ऐसा करके लगभग $20 मिलियन कमा लिए थे। सन 2003 में उसे 21 सालों के लिए जेल में भेजा गया। तो आखिर ये था क्या? ये क्यों हजारों लाखों गाड़ियां ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ी गई थी? ये जगह पूरी तरह से सिक्योरिटी द्वारा घिरी हुई है, यहाँ से एक भी गाड़ी बाहर नहीं जा सकती। ये असल में दो बड़ी कंपनीज के बीच का स्कैम वाला खेल है। गाड़ियां बनाने वाली दो बड़ी कंपनियां जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, 2008 के आसपास उनमें गाड़ियां और ज्यादा आधुनिक और एफिशिएंट बनाने की ऐसी होड़ लगी थी कि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि वो असल में बना क्या रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अंधाधुंध प्रोडक्शन कर गाड़ियां बाजार में उतार दी। लेकिन जब सरकार ने इनकी गहनता से जांच की तो इन कंपनियों ने अपना फायदा देखने के लिए लोगों की सेहत से स्कैम किया। उन्होंने गाड़ियों के इंजन्स को इस तरह से बनाया कि वो आम से लगभग 3 गुना ज्यादा प्रदूषण फैला रहे थे, और इन दोनों कंपनीज का ही ये हाल था। जिसके बाद सरकार के आदेश पर दोनों कंपनियों ने अपनी अपनी गाड़ियों को वापस मंगवा लिया, और वो गाड़ी आज भी वैसी की वैसे ही इन हालातों में कुछ इस तरह से खड़ी हुई है। साथ ही दोस्तों, मेरी कहानी चैनल जिस पर आप सभी की ही वीडियोस आ रही हैं, आप मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल पर भेज सकते हैं, जिसे मैं एनिमेट करके उस चैनल पर अपलोड करूंगा। मेरे उस चैनल का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप प्लीज उन पर क्लिक करके मुझसे वहां जुड़ना बिल्कुल न भूलें। खैर, ये सब चलता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है वेदांत को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा।